So, hello everyone, welcome back to Dark Fantasy. And in this video, we are going to cover a brand new series that is Women IPL starting from today only. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी तक कोई पॉइंट सिस्टम का अपडेट नहीं आया है कि ओल्ड पॉइंट सिस्टम आएगा या फिर न्यू पॉइंट सिस्टम रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से ड्रीम इलेवन वाले किसी की सुनते नहीं है, तो ड्रीम इलेवन पे तो न्यू पॉइंट सिस्टम मेरे हिसाब से 90 to 95% वही प्रीवेल करेगा। ओल्ड पॉइंट सिस्टम का अभी कुछ अगर अपडेट आता है मैच टाइम तक तो वो देखेंगे। बाकी टीम्स और एनालिसिस और फुल स्टैट्स जो भी है, बहुत ही क्वालिटी एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो में। और वीडियो लाने में लेट थोड़ा इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स जो इंजरी न्यूज़ और कंसर्न्स थे प्लेइंग 11 को लेके, वो थोड़ा सा अच्छे से अपडेट किया हूँ। बाकी सारे चैनल्स पे आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे, 2 से 3 दिन पहले डाल दिया गया होगा, तो वहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट जैसे कि आशा शोभना का वो वुमेन आईपीएल से रूल आउट हो चुकी है इंजरी के चलते, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ही एक प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन कम टाइम में और एक बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आज के मैच में। तो आज का वीडियो बेसिकली रहने वाला है वुमेन आईपीएल जो स्टार्ट हो रहा है आज से। और एक न्यू एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया था बीसीसीआई ने आज से 2 साल पहले। 2 सीजन्स हो चुके हैं इसके, और पहला सीज़न जो इसका इनॉग्रल सीज़न था वो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज ने जीता था, और सेकंड सीज़न आरसीबी ने जो लास्ट ईयर हुआ था। इस सीज़न पहला मैच जो है गुजरात जायंट्स वर्सेस आरसीबी वुमेन का है, और मैच की टाइमिंग रहने वाली है 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो वो आप देख लेंगे। और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और कुछ चीज़ें लेके आनी, नए नए स्क्वाड में प्लेयर जो ऐड हुए हैं, जैसे कि गुजरात ने तो अपना कैप्टन ही चेंज किया है। लास्ट ईयर इनकी कैप्टन थी बेथ मोनी, और इस बार इन्होंने एशले गार्डनर को अपना न्यू कैप्टन अपॉइंट किया है। और बहुत सारे न्यू प्लेयर्स टीम में आए हैं। आरसीबी ने भी बहुत चेंजेस किए हैं अपनी टीम में, स्क्वाड में पिछले साल से। कुछ तो फोर्स चेंजेस थे क्योंकि कुछ प्लेयर्स रूल आउट हो गए हैं इंजरी के चलते, सोफी मोलिनॉक्स और सोफी डिवाइन जैसे भी बड़े नाम हैं उसमें भी। तो उनके जो रिप्लेसमेंट आए हैं क्या हैं, कुछ ट्रम्प प्लेयर्स और आपके लिए डिफरेंशियल पिक जो आपके लिए मैच में काम कर सकते हैं अदर प्लेयर्स के मुकाबले, जिस पे बाकी लोग ध्यान देंगे। तो इस वीडियो में आगे बात करेंगे उन्हीं सब चीज़ों की, और प्लेयर बैटल्स, प्लेयर मैचअप्स, वेन्यू स्टैट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में आगे चलते हुए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को देखते चलते हैं। तो आज का मैच रहने वाले है जो खेला जाएगा वेन्यू आज का कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा। देखो यहाँ पे ये न्यू वेन्यू है, और अभी तक क्या होता था वुमेन आईपीएल में कि 2 से 3 वेन्यू थे, मुंबई और पुणे के, मतलब महाराष्ट्र साइड के और पुणे के, वहीं पे सारे मैचेस होते थे, मतलब सारी टीम्स वहीं पे भी खेलती थी। अब इस साल इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे आईपीएल में होता है होम एंड अवे मैचेस, तो वैसा वाला वो सिस्टम फॉलो किया जाएगा यहाँ पे भी कि एक टीम अब होम ग्राउंड पे खेलेंगे, एक टीम अवे ग्राउंड पे खेले, एक मैच अवे ग्राउंड पे खेलेंगे, और सारी टीम्स जो रिवर्स फिक्सचर में खेलेंगी वो एक मैच होम ग्राउंड पे, एक मैच अवे ग्राउंड पे खेलेंगी, ऐसे करके। तो गुजरात का ये वडोदरा का स्टेडियम कोटाम्बी स्टेडियम न्यू स्टेडियम है। यहाँ पे कोई T20 मैचेस का तो कुछ रिकॉर्ड है नहीं, जो डोमेस्टिक का है वही है जो मैंने लिख रखा है। 5 मैचेस हुए हैं, उसमें से बैटिंग फर्स्ट ने 2 जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 3 मैचेस यहाँ पे जीते हैं चेस करते हुए। कुछ रिकॉर्ड आपका वेन्यू पे किसी प्लेयर ने खेला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। रिसेंटली यहाँ पे बस जो 2 ODIs हुए थे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के, तो वही रिकॉर्ड है जो सबको मिला होगा। उससे पहले ऐसा कुछ यहाँ पे एज सच कोई मैचेस खेले नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए देखने की कुछ बात नहीं है। बस इतना आप समझ सकते हैं कि जो ODI सीरीज़ हुई थी उसकी बात बताऊँ तो वहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा था कि जो टीम, मतलब आप अगर थोड़ा सा टाइम देके अपने आप को खेलेंगे तो रन स्कोरिंग आप कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने एक बार बैट फर्स्ट किया था तो वो ऑल आउट हो गए थे अंडर 200 ODI में 50 ओवर के मैच में, और इंडिया ने 2 बार बैट फर्स्ट किया तो वो ओवर 300 स्कोर किया था दोनों मैच में, और जो 200 के कम का स्कोर चेज करना था उसको भी बहुत ईजिली चेज कर लिया था। आई थिंक 3 से 4 विकेट लूज करके उसको चेज कर लिया था। तो बैटिंग मेरे हिसाब से फेवर करने वाला है, और टूर्नामेंट का स्टार्ट है और स्टार्टिंग के विकेट्स फ्रेश होते हैं, तो आप थोड़ा सा बैटिंग फेवर करके जा सकते हैं।
और अगर न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से रहेगा तब तो आपको मस्ट ये रहेगा कि आप बैटिंग फेवर करके जाइए। लास्ट के 10 मैचेस में यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल ओडीआई और डोमेस्टिक और ये सब मिला के 105 में से 62 विकेट्स पेसर्स ने निकाले हैं और 43 स्पिनर्स ने निकाले हैं। हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है, एवरेज स्कोर 160 का देख सकते हैं। दोनों टीम्स ने अभी तक इस वेन्यू पे एक भी मैच नहीं खेला है और पिच आप मेरे हिसाब से मान के चल सकते हैं न्यूट्रल है। जो बॉलर्स, देखो वुमेन क्रिकेट में क्या होता है कि बॉलर्स आपके हमेशा गेम में रहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि न्यू पॉइंट सिस्टम है तो आप सारे बैटर लेके जाइए। ऐसे बैटर लेके जाइए जो थोड़ा सा आप जिनको भरोसा कर सकते हैं कि हाँ वो आपको 20 से 25 रन 30 रन स्कोर करके ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके सारे बैटर भर लिए, उसमें से 2-3 जीरो पे आउट हो गए या फिर अंडर 10 आउट हो गए, 1-2 बाउंड्री स्कोर करी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वुमेंस क्रिकेट में बॉलर्स का गेम ज़्यादा निकल के आता है सामने, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो अभी देखते हैं आगे चल के, ये स्टेडियम का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छा स्टेडियम बना है, न्यू स्टेडियम है। तो देखते हैं कि अभी आगे कैसे क्या चलता है। टोटल हेड टू हेड मैचेस की अगर बात करेंगे तो 4 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 2 मैचेस गुजरात जायंट ने जीते हैं और 2 मैचेस ही आरसीबी की टीम ने जीते हैं। अब देखो गुजरात जायंट्स का परफॉर्मेंस दोनों सीज़न में, जो पिछले 2 सीज़न थे उसमें तो बहुत ही ख़राब रहा है। आई थिंक इन्होंने बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया दोनों ही सीजन्स में, पर इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेली है और इनके जो प्लेयर्स भी हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आरसीबी के सामने ठीक ठाक या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छी रही है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन से प्लेयर्स आपके लिए काम करने वाले हैं इस मैच में और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 और क्या स्टैट्स वगैरह आपके लिए इस मैच में रहने वाले हैं। तो अगर गुजरात जायंट्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैंने 5 फॉरेन प्लेयर्स टीम में रख दिए हैं, तो वह मैं आपको बता दूंगा। और जो रिप्लेसमेंट है उसका भी स्टैट्स मैंने बेंच प्लेयर्स पे दे रखा है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओपनिंग करेंगे यहाँ से बेथ मूनी, विकेट कीपिंग भी करेंगी। रिसेंट फॉर्म इनका देखिए आप, मतलब T20 में भी आउट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेस्ट क्रिकेट में तो आई थिंक 150 किया था, जो एक एसएस का टेस्ट मैच हुआ था, और ओडीआई और T20 भी, ये सारे T20 के इनके रिसेंट मैचेस हैं। 94, 44, 75, 50, 44 और 2 प्लेयर्स हैं जो बहुत ही गजब की फॉर्म से आ रहे हैं, एक गुजरात से बेथ मूनी और आरसीबी से स्मृति मंदाना। हेड टू हेड में भी आप देखेंगे तो 2 मैच में 93 रन है इनका। लॉरा वोल्वार्ट इनके साथ ओपनिंग करेंगी, साउथ अफ्रीका की कैप्टन है साउथ अफ्रीका वुमेन की, और इनका भी देखेंगे रिसेंटली ठीक ठाक फॉर्म रहा है और बिग बैश में आई थिंक 1-2 इनिंग्स खेली थी जो वुमेन वीबीएल हुआ था, तो वहाँ थोड़ा सा 1-2 इनिंग्स ठीक ठाक खेली थी। बाकी तो रिसेंटली ऐसा कुछ इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। पर आरसीबी वुमेन के सामने आप देखेंगे 2 मैच में 144 रन है, एक 50 भी स्कोर करिए, और आई थिंक वो थोड़ा सा 70-80 रन वाली मिड 80s 90s वाली इनिंग थी और बहुत अच्छा खेली थी चेज करते हुए। तो आरसीबी के सामने अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप लेके चल सकते हैं। और प्लेयर ऐसी हैं, एलिगेंट प्लेयर हैं, तो इनको आप बैक कर सकते हैं। जो मैं बात कर रहा था कि ऐसे प्लेयर्स को लेके जाइए जिन पे आपको भरोसा हो कि 20 से 25-30 रन करके आपको दे सकते हैं। देखो आउट होने को तो कोई भी हो सकता है, बेथ मूनी भी 0 पे आउट हो सकती है, स्मृति मंदाना भी 0 पे आउट हो सकती है, पर मैं इन दोनों ही प्लेयर्स को अपनी टीम में लेके जाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से 1 डाउन हरलीन दियोल लास्ट सीजन भी खेल रही थी, इस सीजन भी आना चाहिए। 4 नंबर पे देवेंद्र डॉटिन। हरलीन दियोल इन्होंने इंडियन टीम में अपनी वापसी करी है और वापसी करने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई हैं ओडीआईज में। वहाँ तो चलो खैर एकदम फ्लैट विकेट मिल रहा था और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी इतनी कुछ खास नहीं थी, और आयरलैंड के सामने जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पे भी इन्होंने अच्छे खासे स्कोर किए थे, 50s और 100s स्कोर करके आ रही हैं, तो ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही हैं। और आप देखेंगे तो देखो हरलीन दियोल का आरसीबी के सामने भी 3 मैच में 101 रन है। तो वही जो मैं बात कर रहा था कि गुजरात का ऐसे तो कुछ खास रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रहा नहीं है, पर आरसीबी के सामने इनके प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वेन्यू पे आपको कोई प्लेयर नहीं खेलते हुए दिखेगा, तो सब में डिड नॉट प्लेड ही मिलेगा आपको। देवेंद्र डॉटिन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम ऑलराउंडर हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन की, और रिसेंट मैचेस आप देख सकते हैं, कुछ मैचेस में, लास्ट के 2 मैचेस में बॉलिंग नहीं करी थी वेस्ट इंडीज़ वुमेन से खेलते हुए, क्योंकि वो आराम से मैच जीत रहे थे बांग्लादेश के सामने। तो इन हेली मैथ्यूज़ और देवेंद्र डॉटिन ने कम ओवर्स की बॉलिंग करी थी, और इनके जो अदर्स बॉलर्स हैं, जो नए बॉलर्स खिलाए थे, उनको ज़्यादा मौका दे रहे थे ये लोग। तो डॉटिन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हार्ड हिटर हैं,
और 4 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिख सकती हैं आपको। और बॉलिंग में आपको 4 ओवर तो नहीं बोल सकता, पर 1 से 2 ओवर करके देख सकती हैं। प्लस गोल्डन आर्म वाला फैक्टर है, जैसे आप बोल सकते हैं कि कुछ बॉलर्स होते हैं कि उनको पूरे मैच बॉलिंग ना दीजिए, आप सबको पिटाई लग रही हो इनको बॉल दे दीजिए, ये आपको विकेट लेके दे जाएंगे। तो उस टाइप की कुछ बॉलर हैं, और अगर बॉलिंग करती हैं तो मेरे हिसाब से विकेट कॉलम में ज़रूर से आपको दिखेंगी, और बैटिंग से भी बाउंड्री बोनस और अच्छे खासे आपको पॉइंट्स देके जा सकती हैं। तो सीबीसी के लिए भी आप चॉइस इनको रख सकते हैं अगर आप कुछ डिफरेंशियल करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखो मैंने बेथमुनी, वॉलवार्ट, डॉटिन, लिचफील्ड और गार्डनर 5 रख दिए। तो मेरे हिसाब से डिएंड्रा डॉटिन और फीबी लिचफील्ड में एक खेलने वाला है कोई, तो जो खेलेगा उसका आप देख लेंगे। लिचफील्ड का भी रिकॉर्ड कुछ ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, डॉटिन ही खेलेगी 4 नंबर पे, क्योंकि लिचफील्ड या तो अगर खेलेगी तो ऊपर खेलेगी, तो वहाँ पे कोई जगह बन नहीं रही है। तो ये प्लेइंग 11 में आप चेंज कर लेना। एशले गार्डनर टीम की कैप्टन है, नो डाउट डिफॉल्ट कैप्टन है, और आपको भी इन्हीं को करना है, क्योंकि आरसीबी वुमेन के सामने रिकॉर्ड भी अच्छा है। 4 ओवर आपको करके देंगी, 2 ओवर स्टार्टिंग में, 1 ओवर डेथ में भी डाल सकती हैं, और 18वां से 19वां ओवर अगर ये करने आ जाती हैं तो 2 से 3 विकेट आपको लेते हुए भी दिख सकती हैं। चाहे राइटी बैटर हो चाहे लेफ्टी बैटर हो, सबको आउट करती हैं, बोल्ड एलबीडब्ल्यू करती हैं, कैचेस के पॉइंट्स देती हैं, बैटिंग करके हार्ड हिटिंग करके आपको बाउंड्री बोनस और हर चीज़ का पॉइंट देके जा सकती हैं। कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस है इस मैच में, और सबसे रिलायबल भी हैं, तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, और रिस्क भी मत लीजिएगा इनको ड्रॉप करने का। यहाँ से बात करें तो 6 नंबर पे शाली सदगरे को मैंने रखा है, और रिसेंटली इंडिया के लिए डेब्यू किया था, अच्छी बॉलिंग करी थी वहाँ पे, विकेट थोड़ा कम मिले थे। आप देख सकते हैं जो इनका रिकॉर्ड है, रिसेंटली इंडिया डोमेस्टिक खेल के भी आ रही हैं, तो वहाँ पे भी, और हेड टू हेड में खिला नहीं है, वेन्यू पे भी नहीं खिला है। मेघना सिंह अच्छी बॉलर हैं, और रिसेंटली इनका कुछ परफॉर्मेंस डिप हुआ है, और इनके बीच में और रेणुका ठाकुर के बीच में स्विच रहता है। इंडिया एक पेसर को जब खिलाती है तो इन दोनों में से एक ही खेलता है, और रिसेंटली रेणुका ठाकुर अच्छा कर रही हैं, तो उसकी वजह से इनको टीम इंडिया से भी इन एंड आउट रहना पड़ रहा है, तो फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ है। बॉलर अच्छी हैं, 2 मैच में हेड टू हेड में 0 विकेट्स हैं। तनुजा कंवर 4 मैच में 2 विकेट हेड टू हेड में, और रिसेंटली भी कुछ खास नहीं किया है, पर ये ऐसी बॉलर हैं कि आपको बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लेके जाएंगी, डिफरेंशियल बन के जाएंगी। अगर आप ऐसे ऐप्स पे खेल रहे हैं जहाँ बॉलर्स को वैल्यू मिल रही है ओल्ड पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, तो तनुजा कंवर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से खेल रहे हैं तो इनकी जगह पे अगर आपको कोई अच्छी चॉइस मिलती है बैटर इनके मुकाबले, तो आप उसको ले लीजिए। शबनम शकील ओनली पेस बॉलर जो मैं कह सकता हूँ कि रिलाई कर रहा हूँ, अंडर 19 खेल के आई हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई हैं। हेड टू हेड में भी लास्ट ईयर एक मैच खेला था, एक मैच में 0 विकेट था, पर बहुत इंप्रूव किया है अपने आप को, और आई थिंक ये प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहने वाली हैं इस सीज़न अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें गुजरात जायंट्स की। और प्रिया मिश्रा बहुत ही मतलब अच्छी बॉलर हैं, और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करती हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस में कुछ आपको खास नहीं दिखेगा, एक विकेट है, लास्ट के 3 मैचेस में 0, 1 और 1 विकेट है, पर प्लेयर अच्छी हैं, इंडिया के लिए खेल के आ रही हैं, वहाँ विकेट्स निकाले थे और अच्छा करते हुए दिख सकती हैं। ओल्ड पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ट्राइबल हैं, न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की बन जाती हैं, तो वो चीज़ आप देख के चलेंगे। अब इनके अगर बेंच पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डैलन हेमलता को मैंने डाला है, इंडिया के लिए खेल के आ रही हैं, कभी कभी बॉलिंग भी कर जाती हैं और हार्ड हिटिंग करती हैं, तेज़ खेलती हैं, तो फीबी लिचफील्ड की जगह हो सकता है डायरेक्टली टीम में ये खेलती हुई दिख सकती हैं आपको। और दूसरी प्लेयर यहाँ पे सिमरन शेख दिखेंगी आपको। इनके बारे में एक बात बता दूं, ये गुजरात जायंट्स ने 1.9 करोड़ रुपए देके अपने सबसे महंगा प्लेयर जो खरीदा था इस सीज़न का, वो इन्हीं को दिया था, मतलब ऑक्शन में जो बाई किया है। और हार्ड हिटिंग करती हैं, रिसेंटली स्कोर्स देखेंगे आप जो 47 और 42 का रिसेंट मैचेस में, तो वो यही बताता है आपको, ये इन्होंने बहुत कम बॉल पे किए हैं, हार्ड हिटर हैं, एज अ फ्लोटर यूज़ करी जा सकती हैं, फिनिशर के तरीके अगर खेलती हैं तो फीबी लिचफील्ड की जगह पे हेमलता नहीं सिमरन शेख खेलती हुई दिख सकती हैं। तो हरलिन दियोल अगर 3 नंबर खेलती है, मतलब 1 डाउन बैटिंग करती है, तो फिर आपको सिमरन शेख भी टीम में खेलती हुई दिख सकती है 6 से 7 नंबर पे एशले गार्डनर के बाद। भारती फुमाली मुझे नहीं लग रहा है कुछ मौका मिलने वाला है इनको अभी, बाकी प्लेयर ठीक ठाक हैं और रिसेंटली भी अच्छा करके आ रही हैं। एक प्लेयर है जिसको देखना चाहिए गुजरात जायंट्स को, डैनियल गिब्सन, अगर देखने की मौका मिलता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कोई चांस बन रहा है अभी स्टार्टिंग के मैचेस में, बाद में अगर कुछ फॉर्म किसी का ऊपर नीचे होता है तो फिर वो अलग बात है। प्लेयर अच्छी हैं, हार्ड हिटिंग करती हैं, बैटिंग से जानी जाती हैं, और स्टार्टिंग में 2 से 3 ओवर कर जाती हैं। बॉल अगर स्विंग होता है तो इनके हाथ से स्विंग है और बॉल अच्छा निकलता है, विकेट्स भी लेके जा सकती हैं, बोल्ड एलबीडब्ल्यू करती हैं, कैचेस वाला सीन नहीं है, 25 पॉइंट देके जाएंगे, सीधा 33 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, बोल्ड एलबीडब्ल्यू ज़्यादा करती हैं, और फील्डिंग भी
हॉटस्पॉट्स पे कर दिए तो कैचेस और रनआउट्स के भी पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बाकी देख सकते हैं आप काशवी गौतम और प्रकाशिका नायक जो नए ऐड हुए हैं स्पोर्ट्समैन के, मन्नत कश्यप, इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है कुछ, जिसका आप देखना चाहें देख सकते हैं। और आफ्टर टॉस लाइनअप में कुछ चेंज होता है तो यहाँ से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं आके, उस हिसाब से आप अपनी टीम्स करके जा सकते हैं। आरसीबी वुमेन की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना डैनी वाइट के साथ ओपनिंग करेंगी। देखो वाइट का मुझे लग रहा है कि खेल सकती हैं या नहीं खेल सकती, डाउट है, पर मुझे लग रहा है कि T20 के हिसाब से ना, ये ओडीआई होता तो अलग बात थी, T20 के हिसाब से बहुत तगड़ी प्लेयर है। फॉर्म भी देख सकते हैं आप, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सामने 52 करके आई थी, उस इनिंग में अच्छी खासी पिटाई करी थी सारे बॉलर्स की। और स्मृति मानधना के बारे में तो कुछ बात करने की वही नहीं है, फॉर्म देख सकते हैं बहुत अच्छा है, 4 मैचेस में हेड टू हेड में 122 रन है। डैनी वाइट का अभी मैं जब प्लेयर मैचअप दिखाऊंगा ना तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगा, वो देखने वाली हैं, आगे देखेंगे उसको। शबीनी मेघना मेरे हिसाब से 1 डाउन बैटिंग करनी चाहिए। रिसेंट मैचेस में आप देख के आए, बॉलिंग भी करी इन्होंने और 2 मैचेस में 40 रन है हेड टू हेड में। रिसेंट मैचेस इनका आप देख लीजिए, बॉलिंग करके आ रही हैं, सेंचुरी स्कोर करके, ये T20 का है, सेंचुरी स्कोर करी इन्होंने, कोई ओडीआई का नहीं है। 109 रन की जो इनिंग्स है ये T20 का है। और एलिस पेरी फॉर्म डाउन है, इस मैच के लिए सस्पेक्टेड भी हैं, खेल सकती हैं नहीं खेल सकती हैं, क्योंकि एसएस में अगर आपने देखा होगा कि बैटिंग करने नहीं आई थी और लास्ट में आई थी बैटिंग करने, जो फर्स्ट इनिंग एक ही इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने, तो लास्ट में बैटिंग करने आई थी और आई थिंक इंजरी हो गई थी इनको, 8 से 9 नंबर पे बैटिंग करने आई थी, तो पता नहीं इस मैच में खेल रही हैं कि नहीं खेल रही हैं। अगर खेलती हैं तो वुमेन्स क्रिकेट की बेस्ट ऑलराउंडर, जैसे कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, मैच होता है, हमेशा बोलता हूँ, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सीबीसी की भी चॉइस रहेंगी अगर बॉलिंग करती हैं तो। वैसे मेरे हिसाब से अगर खेल भी जाती हैं तो इस मैच में थोड़ा सा बॉलिंग का डाउट रहेगा। और आप एक चीज़ देख के चलना, अगर हेदर ग्राम खेलती हैं तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि एलिस पेरी बॉल नहीं करेगी, और या तो पेरी और ग्राहम में एक खेलता है तो जो खेलेगा वही 4 ओवर डालेगा। तो अगर ग्राहम नहीं खेलती है तो पेरी फिर पक्का है कि बॉल करेगी। उस मतलब वैसी सिचुएशन में सीबीसी की भी बेस्ट चॉइस आपके लिए गार्डनर के साथ बन के आ जाएगी मैच में। हेड टू हेड में 4 मैच में 98 रन किए हैं। ऋचा घोष अच्छी अटैकिंग प्लेयर है और विकेट कीपिंग भी करेंगी, उसके भी पॉइंट्स अलग मिलेंगे। और वुमेंस क्रिकेट में विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होता है, कैचेस और स्टंपिंग्स बहुत सारे होते हैं, तो वो भी आपको देख के चलना है। जॉर्जिया वैरम बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकती हैं। एज ए फ्लोटर यूज़ कर सकती है आरसीबी अगर इनको चाहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यूज़ करती है, कभी कभी इनको 1 डाउन भेज देते हैं बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया वाले, और 2 डाउन 3 डाउन जहाँ भी मौका मिलता है इनको वहाँ पे बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं। तेज़ खेल सकती हैं, आके चौके छक्के लगा सकती हैं, बाउंड्री बोनस भी मिल सकता है। सीबीसी के लिए ग्रैंड लीग में अच्छी चॉइस रहेंगी। हेड टू हेड में 2 मैच में 48 रन और 2 विकेट्स भी निकाले हैं। हेदर ग्राम जिनकी मैं बात कर रहा था, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे अगर खेलती है तो, लेकिन अगर खेलती है तो आपको जरूर ध्यान देना है, टीम में तो होना ही चाहिए। बाकी आप सीबीसी भी कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। और श्रेयंका पाटिल थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, देखते हैं पहले मैच में टीम रिस्क लेती है इनको खिलाने का कि नहीं, और अगर खेलती है तो इंपॉर्टेंट रहेगी, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। और देख सकते हैं 3 मैच में हेड टू हेड में 11 रन और 4 विकेट भी है। रेणुका ठाकुर वुमेन आईपीएल में अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई हैं, सिर्फ 1-2 मैचेस ऐसे रहे हैं जो कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकली है, 2-3 विकेट वाली, बाकी ज़्यादातर विकेटलेस ही गई हैं। प्रेमा रावत को मैंने टीम में रखा है क्योंकि आशा शोभना की न्यूज़ है कि वो पूरे आईपीएल से ही बाहर हो गई हैं, वुमेन आईपीएल से, तो इनको देख के चलेंगे। रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब का है, हर मैच में विकेट लेके आई हैं। और ऐसा ऐप जहाँ पे पॉइंट सिस्टम बॉलर्स को फेवर करता है तो वहाँ पे आपके लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकती हैं, तो लेके जाइएगा। कनिका आहूजा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर ही रखिए इनका, मैंने लास्ट में ऐड किया है। ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन करती हैं और बैटिंग से भी थोड़ा बहुत बैट घुमा सकती हैं, तो अगर खेलती हैं तो ये आपको ग्रैंड लीग्स में ट्रायबल रहेंगी, स्मॉल लीग्स में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ। बेंच प्लेयर्स पे सबका नाम देख लेंगे। यहाँ पे एक नाम हो सकता है राघवी बिस्ट और किम गार्थ, मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई चेंज होगा तो यही दोनों खेल सकते हैं, बाकी तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कोई प्लेइंग 11 में किसी का अभी चांस बन रहा है। शार्लेट डीन रिप्लेसमेंट आई हैं सोफी मोलिनॉक्स का, और इंग्लैंड की प्लेयर है, सब कोई जानता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इनको कोई नया नाम नहीं है। नुजरत परवीन ये रिप्लेसमेंट ऐड हुई है, जो आशा शोभना रूल आउट हुई हैं, तो ये लेट न्यूज़ आई थी तो बहुत कम लोग अपडेट कर पाए होंगे इसका, तो मैंने अपडेट कर दिया आपके लिए, तो देख के चलेंगे इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो चीज़ रहने वाली है प्लेयर बैटल्स। अब देखो बेथ मुनी अगर किम गार्थ खेलती है तो अब देखो सब कुछ देख लो, मैं पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, मैंने सब कुछ दे दिया है
और मैंने सिर्फ उन प्लेयर्स का प्लेयर बैटल इंक्लूड किया है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जैसे डैनी वाइट, उनका कोई ख़राब रिकॉर्ड है, ऐसा कोई मैचअप ही नहीं है, तो मैंने उनको नहीं ऐड किया। तो अगर खेलती हैं तो उनको वो मस्ट पिक वैसे भी टीम में रहने वाली हैं। तो बेथ मूनी, लॉरा वोल्वार्ट देख सकते हैं आप। बेथ मूनी का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आप किम गार्थ के सामने 11 मैच में 5 बार आउट किया है किम गार्थ ने, और स्ट्राइक रेट 130 का है, तो रन तो किए हैं, तो किसी के सामने ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्ट्रगल किया है। आप यहाँ पे देखो जो मैं बोल रहा था डैनी वाइट का, डैनी वाइट ने बेथ मूनी को 2 मैच में T20 में 5 रन देके 2 बार आउट कर दिया है। तो ये चीज़ मैं बोल रहा था, अगर खेलती हैं वाइट, अगर बॉल भी कर जाती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और CBC के लिए भी अच्छी चॉइस है। न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से डैनी वाइट ने अगर 40-45 रन स्कोर कर दिए तो ये किसी भी ऑलराउंडर या फिर किसी बॉलर से आपको बहुत ही अलग स्टैंड आउट करवा देंगे आपकी टीम को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डैनी वाइट के हिसाब से देख के चलना उसको। और इनका नाम आगे भी आएगा, अभी और मैचअप देखेंगे तो उसमें भी डैनी वाइट का नाम आएगा, वहाँ पे भी इन्होंने आउट किया है। लॉरा वोल्वार्ट का देख सकते हैं, एज सच कुछ अगर बात करें तो ऐसा स्ट्रगल वाला कुछ वो नहीं है। श्रेयंका पाटिल का देख के चलेंगे, सिर्फ 2 मैच में 2 विकेट हैं, 0 रन देके। तो लॉरा वोल्वार्ट श्रेयंका पाटिल के सामने स्ट्रगल किया है, बाकी सबको थोड़ा सा ठीक ठाक खेला है। और अगर दूसरी बात करेंगे यहाँ पे ऋचा घोष, देखो वैसे तो खेल नीचे रही है, जब बैटिंग करेंगी तो थोड़ा सा फिनिशिंग का ही रोल रहेगा, तो वहाँ पे आके ये किसी को नहीं देखने वाली कि कौन बॉलिंग कर रहा है और कैसा क्या उसका मैचअप है। ये सबके सामने बैट घुमाएंगी, आउट भी हो सकती है जल्दी और किसी को भी पिटाई कर सकती हैं, चाहे गार्डनर हो और चाहे कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। फीमेल स्पीड का देख के चलेंगे, अगर खेलती हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल है। 6 मैच में 3 बार आउट किया है हेदर ग्राहम ने, जॉर्जिया वैरहम ने भी इनको आड़े हाथ लिया है अपने, और पेरी के सामने भी रिकॉर्ड कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो अगर देखेंगे मैचअप्स, तो मैचअप के हिसाब से देख के आप लिचफील्ड को ड्रॉप कर सकते हैं। और किम गार्थ के सामने भी देखिए 3 मैच में 13 रन और 1 बार आउट भी कर दिया उसी में। यहाँ पे बात करेंगे अगर RCB की तरफ से स्मृति मानधना, गार्डनर के सामने थोड़ा सा मैचअप हमेशा रहता है ऑफ स्पिनर के सामने इनका, और जब भी ये खेलने आएंगे तो पहला से दूसरा ओवर आपको गार्डनर करते हुए दिख जाएंगे, तो वहाँ पे हो सकता है अपना विकेट दे जाएं। तो थोड़ा सा आप CBC में अगर चाहें तो, मतलब अगर सोच रहे हैं इनको करने का, तो थोड़ा सा डर है इनको गार्डनर से, तो वहीं पे है। बाकी अगर खेल जाएंगी तो आराम से 50+ स्कोर करके जाने वाली हैं। एशले गार्डनर, मैं नहीं मानता कि इनके सामने कोई मैचअप कुछ काम करने वाला है, क्योंकि जब भी आएंगी बैट घुमाएंगी। देखो डैनी वाइट 1 मैच में पहली बॉल पे इनको आउट कर दिया था, डैनी वाइट ने 2 बार नाम आ चुका है मैचअप में, तो देखने वाली बात रहेगी। वही चीज़ है, सबके सामने बैट फेंकने जाएंगी, रन भी कर सकती हैं, 0 पे भी आउट हो सकती हैं, तो ऐसे प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वो चीज़ आपके दिमाग के ऊपर है, कैसा आप थॉट प्रोसेस है, कैसा सोच रहे हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म करने वाला है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे इस मैच में। देवेंद्र डॉटिन का देख लीजिए, एलिस पेरी का देख लीजिए, कुछ पेरी का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा खराब नहीं है किसी के सामने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ खेलती हैं तो CBC के चॉइसेस। अगर बॉलिंग का कंफर्म हो जाता है तो पक्का आप कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाएंगे एलिस पेरी को। अगर बॉलिंग का डाउट रहता है तो फिर हम इनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे CBC के लिए। और बाकी आपको फाइनल अपडेट्स या जो भी सब कुछ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉस के बाद सब कुछ अपडेट्स सब मैं पोस्ट करूँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जरूर से जुड़ जाना है। तो चलिए अब चल के देख लेते हैं ड्रीम 11 पे टीम करके इस मैच की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है वैसे भी, तो जल्दी से इस मैच की टीम देख लेते हैं कि कैसे इस मैच की हम अपनी टीम बना सकते हैं और क्या CBC चॉइसेस रहने। तो आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे बेथ मूनी मस्ट पिक रहने वाली है, यहाँ से स्मृति मानधना मस्ट पिक रहने वाली है, और लॉरा वोल्वार्ट भी मस्ट पिक रहने वाली है। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं न्यू पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, गार्डनर, पेरी, ये सब तो मस्ट पिक हैं। अगर पेरी नहीं खेलती है तो हम इनको निकाल देंगे टीम से, और अगर खेलती है तो CBC चॉइस देखेंगे बॉलिंग के हिसाब से। डॉटिन भी मस्ट पिक है अगर खेलती है, वैरहम और जॉर्जिया और हेदर ग्राहम भी, तो ये मस्ट पिक कुछ रहने वाले हैं। बॉलिंग से अगर श्रेयंका पाटिल, ये कुछ ऐसा मेरा बेस टीम हो गया है, ये तो मेरी टीम में रहने ही वाले हैं। अब रिस्क किस पे लेना है, 2 प्लेयर्स पे। अब इनमें से मुझे नहीं लगता आप किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो लॉरा वोल्वार्ट पे रिस्क ले सकते हैं, बाकी किसी पे नहीं। और अगर आपको लगता है कि गार्डनर मंदाना को आउट कर सकती है तो बैटिंग सेक्शन में रिस्क ले सकते हैं। बाकी सारे तो फिक्स प्लेयर्स हैं, इनको आप नहीं हटा सकते हैं टीम से। तो अभी देख लेते हैं, अभी के लिए मैंने दोनों को रखा है, मुझे लग रहा है कि काम कर जाएंगी। यहाँ से मैंने डैनी वाइट को भी रखा है, अगर नहीं खेलेंगी तो फिर टीम का कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट होगा। अगर खेलती हैं तो ये मेरा कुछ बेस रहने वाला है। अब यहाँ से देखो लास्ट प्लेयर का ऑप्शन आपके लिए ऋचा घोष रहने वाली है। अगर RCB बैट फर्स्ट करता है तो फिर मैं इनको पक्का लूँगा, क्योंकि उस कंडीशन में इनको प्रमोट भी किया जाएगा और हो सकता है कि कुछ
जो डोमेस्टिक के नए प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उस कंडीशन में उनसे ऊपर इनको बैटिंग करने भेज दिया जाए और यहाँ के 20-30 रन तेजी से कर जाएं, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स प्लस उसमें डिफरेंशियल स्टैंड आउट कर जाएंगे। अब यहाँ से अगर रेणुका ठाकुर अच्छी ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें आरसीबी की साइड से तो इनको ले सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के मैचेस में थोड़ा सा बैटिंग फेवर विकेट्स रहने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बैटिंग ही फेवर करूँगा। यहाँ से गुजरात जायंट्स की तरफ से देखें तो तनुजा कंवर अच्छी चॉइस है और प्रिया मिश्रा भी। तो अदर ऐप्स पे आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं तब भी मैं बोलूँगा कि अगर ट्राई करना है तो तनुजा कंवर और प्रिया मिश्रा में से ही ट्राई करेंगे, इन दोनों में से एक को। बाकी एज सच कोई लग नहीं रहा है। अगर किम गार्थ खेलती हैं तो ये ज़रूर से ट्रायबल रहेंगी। किम गार्थ खेलेंगी एक कंडीशन पे, जब डैनी वाइट टीम से बाहर होंगी। तो वाइट अगर बाहर होगी तो उस कंडीशन में हम यहाँ से वाइट को उठा के और किम गार्थ को ले लेंगे। तो अभी मैंने किम गार्थ को नहीं रखा टीम में। अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ऋचा घोष को ही टीम में, और फाइनल टीम जो भी होगा वो बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ से देखो मेरे ये टीम का प्रीव्यू रहने वाला है। सीधी सीधी सी बात है, कैप्टन रहने वाले गार्डनर, और वीसी के लिए आपको मैं चॉइसेस बता देता हूँ। एलिस पेरी हो गई, हैदर ग्राहम अगर पेरी बॉल नहीं करती है या फिर अगर पेरी नहीं खेलती है तब तो मतलब अच्छी चॉइस, या फिर बहुत अच्छी जीएल की भी कैप्टन या फिर वीसी या फिर स्मॉल लीग में भी सीवीसी कर सकते हैं हैदर ग्राहम को, क्योंकि 4 ओवर तब इसके कंफर्म हो जाएंगे। और डेथ में बॉलिंग करती है, डेथ बॉलर है, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आके बॉल कर जाएगी, डेथ में बॉल करती है। बॉल फर्स्ट करते हुए वीसी या फिर कैप्टन आप इनको दे सकते हैं। दूसरी चॉइस रहेंगी यहाँ पे बेथ मुनी, बैटिंग के पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं उस कंडीशन में ये टिक के खेलने वाली, टेक्निकली सॉलिड, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स बहुत अच्छी चॉइस हैं बेथ मुनी सीवीसी के। मानदाना जो लोग करके आएंगे, पर मैं इनको करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब चल जाती हैं तो वो तो ठीक है, थोड़ा सा लॉस विन का रीज़न हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है इनमें। पर नहीं चलती हैं तो फिर बहुत लोग सीवीसी करके भी आते हैं इनको, और आउट होने के लिए तो एक ही बॉल लगती है बैटर को। तो ऐसे मतलब प्लेयर को सीवीसी करिए जिसके ज़्यादा चांसेस हों पॉइंट्स देने के। तो कैप्टन तो मेरी गार्डनर ही रहने वाली है। वीसी में मैं देखूंगा इन्हीं में से। डॉट इन भी अगर बॉल फर्स्ट आता है तो डेथ में 1 से 2 ओवर कर सकती हैं। तो चॉइसेस बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे टीम में, तो उस हिसाब से आप अपने इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बाकी मेरा अभी मैं फाइनल बताऊं अगर, तो मेरी अभी के लिए मैंने कैप्टन दिया है गार्डनर को, और वीसी मेरी रहने वाली अभी के लिए बेथ मुनी। तो थोड़ा सा मैं फेवर करके जा रहा हूँ गुजरात के सीवीसी में, और टीम मैंने बनाई है बेंगलोर के फेवर में। तो बैलेंस एक टीम लग रहा है ये, और अच्छा का टीम लग रहा है ड्रीम 11 के हिसाब से। बाकी अदर ऐप्स पे जो भी है अपडेट वो सब मैं अभी पोस्ट करता जाऊँगा थ्रू आउट द डे, क्योंकि काम बहुत रहता है। तो वो सब चीज़ें आपको अपडेट्स टेलीग्राम पे बाद में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा, और मिलते हैं मैच टाइम पे, और टॉस अपडेट्स और सब कुछ अपडेट करेंगे टॉस के बाद। तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहिएगा आप लास्ट में। तो मिलते हैं मैच टाइम पे, तब तक आप लोग वीडियो देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है वो सब अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और सारा स्टैट्स वगैरह जो शो किया गया आपको, तो वो अगर पसंद आया हो तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अगर कुछ आपका क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से पोस्ट कर देना, वो भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैच से पहले ही।